Welcome to my channel. This channel is for especially for mechanical engineers जो whoever is feeling to be a good design engineer. This channel is made for them. This channel can be used by working professionals also to revise their concepts, as well as for students who are either preparing for GATE, UPSC or any kind of examination or for their semester exam also. तो इसमें मैंने पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। ये मैंने थोड़ा स्नैपशॉट एक बना लिया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग अपना खुद लिखना शुरू करें, क्योंकि मैं आपको पूरा राइटअप नहीं दूंगा, क्योंकि आप खुद हार्डवर्क करेंगे लिखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएंगी। सबसे पहले तो मैं शुरू करते हैं, चलिए। सबसे पहले तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं इस सब्जेक्ट को। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जब हम कहते हैं तो इसका जो मीनिंग है, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्यों कहते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ज़्यादातर हम जितनी भी स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं उसमें हम लोग माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि माइल्ड स्टील का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कोई और मटेरियल ज़्यादातर इस्तेमाल क्यों नहीं होता स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहला तो सिंपल फंडामेंटल ये आ जाता है कि माइल्ड स्टील इसलिए यूज होता है क्योंकि वो चीप होता है, कंपैरेटिवली सस्ता होता है। माइल्ड स्टील रेडली अवेलेबल होता है और उसका जो स्टील का थर्मल कोफिशिएंट होता है और कंक्रीट का जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से रीइंफोर्स कंक्रीट के तौर पर अंदर हम स्टील के सरिये यूज करते हैं और बाहर कंक्रीट यूज करते हैं, सो वी कैन यूज इट। चौथा इसका कारण ये भी होता है कि जो मटेरियल होता है इसकी डक्टिलिटी काफ़ी हाई होती है, इसमें एक अच्छा खासा यील्ड प्लेट होता है। तो डिफॉर्म होने से पहले, फेलियर होने से पहले ये एक इंडिकेशन देता है कि भाई मैं फेल होने वाला हूँ। नॉर्मली अगर देखेंगे तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 250 मेगापास्कल है और कंप्रेशन में 263 मेगापास्कल है। तो दोनों ही जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, इसलिए हम माइल्ड स्टील को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि हम जब लेबॉर्ट्री में अपना टेस्टिंग करते हैं मटेरियल्स की, तो वहाँ पर एक यूटीएम नाम की मशीन होती है जिसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहा जाता है। इसके ऊपर कई किस्म के टेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, शीयर टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट। एक वी ब्लॉक यूज़ करके हम लोग बेंडिंग टेस्ट भी इसके ऊपर कर लेते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट वगैरह इसके ऊपर नहीं होते। यूटीएम मशीन के ऊपर जो लोड अप्लाई होता है वो ग्रेजुअली लोड अप्लाई होता है। अभी हम टाइप ऑफ लोडिंग भी देख लेते हैं कि किस किस्म की लोडिंग होती है। लोडिंग की दो किस्म की होती है मेनली, एक स्टैटिक लोडिंग और दूसरी होती है डायनेमिक लोडिंग। जो स्टैटिक लोडिंग होती है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहा जाता है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मतलब पहले लोड 0 था, फिर 1 ग्राम हुआ, फिर 2 ग्राम हुआ, फिर 3 ग्राम हुआ, फिर 4 ग्राम हुआ, फिर 5 ग्राम हुआ। सच काइंड ऑफ लोडिंग इज नोन एज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। यूटीएम के ऊपर जब हम टेस्टिंग करते हैं वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के ऊपर टेस्टिंग होती है और रेट ऑफ लोडिंग हम वेरी कर सकते हैं। और जो डायनेमिक लोडिंग होती है उसमें दो किस्म की होती है नॉर्मली, एक सडनली अप्लाइड लोड, एक इम्पैक्ट लोड, और एक और किस्म का लोड होता है जिसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड, वो साइक्लिक लोड होता है। वो हम अभी इसमें स्टडी नहीं करेंगे, वो बाद में स्टडी करेंगे। हमारा मेन फोकस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के ऊपर ही होगा, जहाँ लोडिंग ग्रेजुअली 0 to P तक इंक्रीज करती है और इसके अंदर हम ये अप्लाई यही करते हैं। अब आगे हम कंसेप्ट समझते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी होती है कि एक मटेरियल को जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक खींचते हैं, उसके बाद आप लोड को वहाँ से हटा देते हैं तो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नोन एज इलास्टिसिटी। और जो डक्टिलिटी होती है वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि हम उसको इलोंगेट कर सकते हैं, लंबी लंबी वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग ऊपर हम लोग ने यूटीएम के बारे में पढ़ा था। अभी यूटीएम के अंदर जो सैंपल डाला जाता है, जहाँ पर आप मेरा एरो देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये एक सैंपल है जिसमें ये गेज लेंथ है, ये LO इसकी गेज लेंथ है और DO इसका ऑब्जर्व डायमीटर है, ऑब्जर्वेबल लेंथ है। गेज लेंथ वो वाली लेंथ होती है जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन लेके आते हैं। एक सोसाइटी है ASTM, अमेरिकन सोसाइटी
फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है कि सैंपल का साइज इस तरीके से होना चाहिए कि LO/DO शुड बी इक्वल टू 4। L/D की जो रेशो है वो 4 होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सैंपल बनाया जाता है। यहाँ पर ये सैंपल ग्रिपिंग करने के लिए ये ऊपर थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, लेकिन इसका टेक्निकल रीज़न मैं आपको जब सेंट विनेंट थ्योरी के बारे में बताऊँगा उस समय इस चीज़ को बता दूँगा कि ये इस तरीके से क्यों होता है। और आगे हम अगर बात करें कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, तो नॉर्मली जो स्ट्रेस होती है ये सिग्मा ई मैंने लिखे इंजीनियरिंग स्ट्रेस के लिए, इट इज़ इक्वल टू नॉर्मल लोड पर यूनिट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये नीचे आप देख पाएंगे ये एक सैंपल है और इसमें ये लोड P लगा हुआ है जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है। सो दिस लोड बाय AO इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और ट्रू स्ट्रेस होती है नॉर्मल लोड डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया का मतलब ये है कि जब हम इन दोनों को इस साइड भी P लोड लगाएंगे, यहाँ पर भी P लोड लगाएंगे, तो यहाँ पर एरिया जो है वो कम हो जाएगा। जब ये एरिया कम हो जाएगा वो उसका एक्चुअल एरिया होगा, तो एक्चुअल स्ट्रेस एक्चुअल में ट्रू स्ट्रेस ही होगी। लेकिन हम लोग ज़्यादातर एप्लीकेशंस में जहाँ कहीं भी हमें डिज़ाइन करना है हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस का ही इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये एक माइल्ड स्टील की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। इसमें ये जो डॉटेड लाइन है ये ट्रू स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा है, और जो सॉलिड लाइनें हैं ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है सिग्मा ई। लेकिन अप टू यील्ड पॉइंट इसके ऊपर जो हमारी स्ट्रेस है यील्ड पॉइंट तक दोनों में इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हम ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रेस वाई एक्सिस के ऊपर है और स्ट्रेन को हम साइलेंस से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक्स के ऊपर है। यहाँ पर पॉइंट A, B, C, D, E, F और G है। A पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। यहाँ तक हुक्स लॉ नॉर्मली वैलिड होता है। हुक्स लॉ लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए वैलिड होता है। पॉइंट नंबर यहाँ मैंने O डाला नहीं है, यहाँ O to A ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ के लेकिन A to B जो पॉइंट B है, B इज द पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी, A इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, B इज द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। A और B के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन एक कर्व है। लेकिन मटेरियल को अगर आप B पॉइंट तक लोड लगाएंगे तो भी मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। और उसके ऊपर पॉइंट है C, इसको अपर यील्ड पॉइंट कहा जाता है, और नीचे जो पॉइंट है D। हम बताएंगे मटेरियल साइंस जब पढ़ाएंगे कि यील्ड पॉइंट क्यों आता है, और माइल्ड स्टील में ही आता है, हाई कार्बन स्टील में नहीं आता है। और D जो पॉइंट है ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी। एंड D एंड E इज नोन एज द यील्ड प्लेटू, एंड E एंड F इज द स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, एंड F एंड G इज द स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। ओके, और ये नीचे इसके स्ट्रेन है। तो यहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों को अब क्लियर हैं। और इसमें एक चीज़ और समझनी जरूरी है कि स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। कई बार हम लिखते हैं स्ट्रेस इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। अगर मटेरियल में स्ट्रेन होगी तो ही मटेरियल के अंदर स्ट्रेस होगी। अगर मटेरियल के अंदर स्ट्रेन नहीं होगी, यानी कि इन प्लास्टिक रीजन जहाँ पर मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन है वो नहीं है। जब भी हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो हमें थोड़ा समझना चाहिए कि हम फ्रैक्चर स्ट्रेन की बात नहीं, हम मटेरियल के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की मैं कई बार बात करता हूँ, बीच बीच में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करता हूँ। जब मटेरियल के ऊपर लोड लगाया जाता है और उसके वॉल्यूम में चेंज होता है तब उसमें स्ट्रेस जनरेट होती है मटेरियल में। उसके बाद डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज द प्लास्टिक रीजन। यहाँ से बाद का जो रीजन है वो प्रोडक्शन एरिया में यूज होता है। यहाँ से पीछे का जो रीजन है वो डिजाइन इंजीनियर मशीनों को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी हम देखें कि अगर इसकी यूनिट निकाले, मैंने यूनिट यहाँ लिखी नहीं है। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट ओरिजिनल एरिया, लोड इज इन न्यूटन, एरिया इज इन mm स्क्वायर, सो द यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन अगर हम बाहर से किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाते हैं द यूनिट विल बी सेम, but the difference is stress is the internal resistance to deformation of the material and pressure is the externally applied pressure, वो internal resistance नहीं है। so this is the main difference between pressure and stress।
बाकी मैं आप लोगों को ये तो बता ही चुका हूँ कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हम क्यों यूज़ करते हैं डिज़ाइन में रादर देन दिस। अभी हम लोग एक कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि अगर हमें पता है कि एक्चुअल स्ट्रेस तो ट्रू स्ट्रेस है। तो ये एक रॉड है, इसको जब हम पी लोडिंग लेते हैं तो प्लास्टिक रीजन में जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो ए ओरिजिनल लेंथ ओरिजिनल इज इक्वल टू ए मीन्स एक्चुअल एरिया इनटू एक्चुअल लेंथ। सो एरिया एक्चुअल इनटू जो एक्चुअल लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ में थोड़ी सी चेंज इन लेंथ आई तो वो एक्चुअल लेंथ आई। तो ये इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। एरिया विल बी ए नॉट एल नॉट बाई एल नॉट प्लस डेल एल। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ए नॉट बाई वन प्लस एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा टी जो है ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एक्चुअल एरिया। तो एक्चुअल एरिया की जगह पे हम ये वाली जो हमने एक्सप्रेशन है जो निकाली है वो यहाँ फीड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास पता चलेगा कि ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई वन प्लस समथिंग सो विच इंडिकेट दैट द ट्रू स्ट्रेस विल बी मोर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस depends upon the strain. However, strain is very less up to yield point, hence there is insignificant change. So engineering stress can be used for most of the design purposes. However, after this particular point, strain is much more, so we cannot use engineering stress after this particular point. This is original strain, change in length by original length. ट्रू स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर या लोड लगाएंगे तो उसका लेंथ भी बड़ा होता जाएगा। तो एक्चुअल लेंथ विल बी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल वन। सो ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू वन प्लस एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाई है अलग अलग किस्म के मटेरियल्स के लिए, जिसमें कि जैसे आप देख सकते हैं ये बीच वाली एमएस के लिए है, ये हाई कार्बन स्टील के लिए है। हाई कार्बन स्टील में कभी भी यील्ड पॉइंट नहीं आता, मटेरियल डायरेक्टली यहाँ पर जाके फेल हो जाता है। इसमें 1100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक की एनर्जी इसके अंदर स्टोर की जा सकती है। तो ये हाई कार्बन स्टील जो है इसका रेजिलेंस ज़्यादा होता है, रेजिलेंस का कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है और ये स्प्रिंग स्टील्स वगैरह में यूज़ होता है। जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इसमें यील्ड पॉइंट को ऑब्जर्व करना बड़ा ही मुश्किल होता है। नॉर्मली अगर रेट ऑफ लोडिंग ज़्यादा होगा तो एमएस में भी आपको अपर यील्ड पॉइंट दिखाई नहीं देगा। कंक्रीट यहाँ पर आ जाएगा, कॉर्क प्योर है और उसके बाद ये प्योर रबड़ है जिसको नेचुरल रबड़ भी कहा जाता है। ये नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, यहाँ पर आके भी अगर छोड़ेंगे तो ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने लिखी हैं कि यील्ड स्ट्रेस 250 मेगापास्कल है इन टेंशन फॉर स्टील, 263 मेगापास्कल फॉर स्टील इन कंप्रेशन। कास्ट आयरन का 160 मेगापास्कल रहता है टेंशन में, कास्ट आयरन का कंप्रेशन में 485 मेगापास्कल रहता है यील्ड स्ट्रेंथ। ईएस जो है स्टील का 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, कास्ट आयरन का इसका आधा रहता है, एल्यूमिनियम का इसका 1/3 रहता है। थर्मल कोफिशिएंट जो स्टील का है वो ऑलमोस्ट इक्वल है कंक्रीट के, जो कि 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है ऊपर अगर हम देखें, ये पर्टिकुलर जो लाइन है अप टू पॉइंट ए, इट इज ए स्ट्रेट लाइन एंड हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली ऑन स्ट्रेट लाइन। हाउएवर in case of mild steel, A to B is a curve, but both the points are very near, hence we say that Hooke's law is valid up to point B, up to elastic limit. Otherwise Hooke's law is valid up to proportional limit only. In case of rubber, Hooke's law is not valid because it is a non-linear elastic material. Steel is a linear elastic material, so there are two kind of material, one is linear elastic, another one is non-linear elastic. Now let us see some graphs. अगर इस ग्राफ को हम देखें तो इस मटेरियल में स्ट्रेट लाइन आ रही है स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर, सो इट इज ए लीनियर इलास्टिक मटेरियल। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरीके से आ रही है, इट इज ए नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, बट इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर दिस डायग्राम। एंड अगर हम यहाँ से सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन करें तो इट इज ए परफेक्टली प्लास्टिक कि आपने लोड लगाया डायरेक्टली उसका मतलब डिफॉर्मेशन शुरू हो गया। दिस इज परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए है और दिस इज इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल
एंड दिस डायग्राम इज फॉर इलास्टोप्लास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस भी बढ़ रही है। तो वाई एक्सेस को खाली अब बात करें तो ये आइडियल रिजिड होता है, और नीचे वाली स्ट्रेन वाली लाइन को अगर हम डायरेक्टली बात करें तो ये आइडियल फ्लूइड होता है। अभी बात करते हैं रेजिलेंस की, जो कि हमने पहले देखा था। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर देखें तो यील्ड पॉइंट तक का जो नीचे का एरिया आ जाता है, ये इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। और इसको निकालने का देखो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा वाई बाई ई, सो इट विल बी सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2e। सो दिस इज नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। और रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस होता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए वॉल्यूम। तो लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम के ऊपर हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर लोड 0 से p तक जाता है तो एवरेज लोड यूज़ किया जाता है, 0 + p डिवाइड बाई 2। तो लोड विल बी p/2 इंटू डिफ्लेक्शन, 1/2 इंटू p इंटू डिफ्लेक्शन इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल। सो अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन, तो सिग्मा वाई बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से हम अगर स्ट्रेन निकालें तो विल बी सिग्मा वाई बाई, तो डिफ्लेक्शन विल बी सिग्मा वाई बाई ई इंटू एल। ये एक पहला पॉइंट हो गया। लोड बाय एरिया इज इक्वल टू सिग्मा वाई, पी इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं, पी की वैल्यू भी पुटअप करते हैं और डेल की वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं। तो रेजिलेंस विल बी सिग्मा वाई इंटू ए, पी की जगह पुटअप कर दिया, और यहाँ पर डेल की जगह सिग्मा वाई बाई ई इंटू एल पुटअप कर दिया, तो इट विल बिकम सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2i 2 इंटू ए इंटू एल, सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम। तो जब हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, देखिए आप ये पर्टिकुलर जो चीज़ है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है, मॉडुलस रेजिलेंस इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू रेजिलेंस। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं इस वीडियो में कि क्या क्या है। और धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स भी इसमें वैसे ही टफ बनाए हुए हैं कुछ चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है। तो इसमें हम बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे चीज़ों को। एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आप इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।